नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नोमान। भ्रष्टाचार, करप्शन, बदउनवानी, इस पर बहस कोई नई नहीं है, लेकिन डिजिटल इंडिया में इस पर एक संजीदा बहस हुई और आरटीआई से लेकर लोकपाल तक कानून लाए गए। लेकिन इसी दरमियान एक मसला ये उठा कि जो लोग करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, और इसी के मद्देनज़र विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। आखिर क्या है ये कानून और किस तरह करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को ये प्रोटेक्ट करता है, आज की इस पेशकश में हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं मारूफ वकील जनाब अनस तनवीर साहब, और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं एडवोकेट भरतदीप सिंह। इनके अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में शामिल किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सबका आज की इस पेशकश में इस्तकबाल करता हूँ। अनस साहब, किसी भी कानून को लेकर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो एक पहला सवाल ये आता है कि हमारे मुल्क में इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। कब यह महसूस किया गया कि जो लोग करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है? ये कानून आया सन 2014 में था, लेकिन इसकी तारीख थोड़ी पुरानी है। सन 2001 में लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो लोग खुलासा करते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उनको बचाने के लिए कोई कानून होना चाहिए। उसके बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान भी यूनियन ऑफ इंडिया को कहा था कि इस पर आपको कानून लाना चाहिए। ऐसे ऐसे चलता गया। आपको याद होगा एक दौर था जब करप्शन पे बहुत बातें होती थी, जब करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। उसी टाइम पे आरटीआई एक्ट आया था और उसके अलावा बहुत सारे आए थे, लोकपाल का कानून आया था। उसी सिलसिले में इस कानून को लाया गया था क्योंकि कुछ घटनाएं हुई थीं। अगर याद होगा, एक सत्येंद्र दुबे हुआ करते थे एनएचएआई के में, उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो स्कीम थी उस पर करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनकी हत्या करके उसी हाईवे पे डाल दिया गया था। मंजूनाथ थे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय थे, जिन्होंने एक सीतापुर में, जहाँ तक मुझे याद है, सीतापुर में उन्होंने एक पेट्रोल पंप सील कर दिया था करप्शन के और उन सब पे मिलावट के उस पर, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। अबरार अंसारी थे बॉम्बे के, जिन्होंने एक बिल्डिंग गिरी थी, 70 लोग मरे थे, उस पर अधिकारियों पे सवाल उठा दिए थे कि उसकी परमिशन कैसे मिली, क्यों मिली ठेकेदारों पे। तो इन सब लोगों की जाने गई थी। एक डेटा के हिसाब से उस दौरान 30 से 40 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी करप्शन के खिलाफ। कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ और देखा जाए तो ये लोग जो मारे गए ये सब एसेट्स थे हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल एसेट थे। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें एक जिगर होता है मजबूत लोगों के खिलाफ, पावरफुल लोगों के खिलाफ बोलने का। और अगर ये लोग ना हो, देखिए डेमोक्रेसी में कोर्ट है, पुलिस है, सब है, लेकिन जनता में अगर अब अंदर से आग नहीं होगी या उसके अंदर वो जज्बा नहीं होगा कि हमको अपने देश के एसेट्स को बचाना है, देश की जो संपदा है उसको बचाना है और उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तब तक आप शासन से, प्रशासन से, न्यायिक प्रक्रिया से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि लोगों से ही देश है पूरी तरह। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। भरत साहब, जब हम इस कानून की बात करते हैं, आखिर क्या है ये कानून, क्या कहता है और किस तरह प्रोटेक्ट करता है? ये कानून, जैसे सर ने बताया, 2014 में पास किया गया है। इस कानून का मेन मकसद ये है कि एक मैकेनिज़्म है जो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा करप्शन के ख़िलाफ़, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से सारे प्रावधान बनाए गए हैं कि कैसे कैसे किया जाएगा, उसको कैसे बचाया जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है करप्शन की, उसकी आइडेंटिटी को बचा के रखना है ताकि वो रिवील ना हो। जैसे सर ने बताया कि इस तरीके से जिन्होंने आवाज़ उठाई उनके मर्डर्स हो चुके हैं। इस एक्ट के बाद वो उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाएगी, वो उनको रिवील नहीं किया जाएगा। उस चीज़ को लेके इस एक्ट के अंदर बताया गया है। अगर कहीं कोई उसकी पहचान सामने ले आता है और वो आइडेंटिटी उसकी रिवील हो जाती है, तो उसके लिए क्या इसमें प्रावधान किया गया है, क्या सजा है उसके लिए चैप्टर 5 में उसका प्रोविज़न दे रखा है। उसमें बता रखा है कि अगर कोई इस तरीके से उसकी आइडेंटिटी बता देता है तो उसको 3 साल की सज़ा है और 50,000 रुपये का जुर्माना भी है उसके ऊपर। तनवीर साहब, कहाँ करे कंप्लेंट? बहुत सारी जगह हैं, और किस दर्जे में वो कंप्लेंट होगी? देखिए, इसके लिए थोड़ा इस कानून को समझना पड़ेगा। पहली चीज़ कि ये कानून जो है ये पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट और आपकी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेबल है। इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया था कंपनीज एक्ट में, और सेबी के पास भी विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन की पावर्स दी गई थी। तो अलग अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ नियुक्त किए गए हैं अलग अलग उसके लिए। अंत में सीवीसी के हाथ में रहता है। आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको लगता है 3 पहलू पे।
पहला पहलू ये है कि अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, जो हमारा भ्रष्टाचार उन्मूलन कानून है, उसके खिलाफ कोई गतिविधि कर रहा है या गतिविधि करने की कोशिश कर रहा है, या कोई अब जिसके पास विवेकाधिकार है, जिसके पास डिस्क्रिशन की पावर है, वो डिस्क्रिशन यूज कर रहा है किसी गलत चीज के लिए या कोशिश कर रहा है उसको यूज करने की, या तीसरा कोई क्राइम हो रहा है जो इंडियन पिनल कोड में कानून में अगर कोई क्राइम है, अगर उसकी कोशिश हो रही या हो गया है, तो उन तीनों के खिलाफ वो सूचना दे सकता है। और ये सूचना एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दी जाएगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर जिम्मेदारी है, और हर हाल में ये जिम्मेदारी है कि वो इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी जी। ये नहीं हो सकता कि हमने कंप्लेन दे दी और जैसे हमारे बहुत होता है ठंडे बस्ते में चीजें रख दी जाती हैं, तो ठंडे बस्ते में नहीं रखी जा सकती। इन कंप्लेन पे कार्रवाई होगी। क्या कुछ टाइम फ्रेम दिया गया है उसके लिए? टाइम फ्रेम एग्जैक्टली नहीं दिया गया है, बस ये कहा गया है कि मैंडेटरी कंप्लेन होगी, जहां तक मेरी जानकारी जी। अथॉरिटीज की जब बात की, जैसे अनस जी ने कहा है, आखिर उसके फंक्शन क्या हैं और उसको पावर्स कितनी दी गई हैं? उसमें टाइम दिया गया है 3 महीने का, एक लगभग का एक एग्जाम्पल के हिसाब से टाइम है उसमें। 3 महीने के अंदर आप उसमें ड्यूटीज़ को बताएंगे और 3 महीने के अंदर कार्रवाई क्या की गई है वो बताएंगे। उसको मैक्सिमम टाइम फ्रेम उसका है उसमें। लेकिन अगर हम पावर्स की बात करते हैं तो किसी न किसी अथॉरिटी के पास कुछ पावर्स होंगी, तभी वो कुछ आगे कर पाएगी। तो यहाँ इसके क्या फंक्शंस क्या हैं अथॉरिटी के, और पावर्स क्या हैं? इसके फंक्शंस और पावर्स ऐसे हैं, एक तो सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से इसमें सारी कार्रवाई की जाएगी। उसके जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी उसके जवाब हैं, वो उसमें बताए जाएंगे। और साथ साथ में अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सारे करप्शन जो भी उसमें एन्यूमरेटेड हैं उसको रिलेटेड उसके साथ लेके बताया जाएगा, और इस तरीके से ये आगे कार्रवाई चलेगी। और अगर कोई पता चलता है कि इसने गिल्टी है इसमें और इसने करप्शन किया है या ये कोशिश कर रहा है करप्शन करने की, उसको सज़ा भी दी जाएगी उसमें। ये सब अथॉरिटी के पास ये देखा जाए तो अधिकार है उनके पास। जी अनस साहब, ऐसा भी होता है, कई मामलों में ऐसा भी सामने आया है कि आपसी दुश्मनी की वजह से गलत शिकायत कर दी गई। अब गलत शिकायत के साथ क्या वो ये प्रोटेक्शन हासिल कर पाएगा? नहीं, इसमें सजा का प्रावधान भी है कि अगर आपने किसी के खिलाफ झूठी शिकायत की हुई है, जानते हुए झूठी शिकायत की हुई है, तो आपको भी 2 साल की सजा का इसमें प्रावधान है। 35,000 जुर्माना, 2 साल की सजा का प्रावधान है इसमें। तो आप झूठी शिकायत नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो कि मेरे हिसाब से 2 धारी तलवार है, वो ये है कि इसमें एनोनिमस कंप्लेन नहीं हो सकती है। आपको कंप्लेन करना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। गुमनाम कोई आप शिकायत नहीं कर सकते। गुमनाम शिकायत आप नहीं कर सकते। और मैंने जैसे कहा कि ये 2 धारी तलवार है। बहुत लोग अच्छा करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, जिनके पास जानकारी है वो डरते हैं, वो नहीं बोलना चाहते हैं। वहीं इसका बेजा इस्तेमाल भी हो सकता है कि आप मान लीजिए एक, और खास करके ये हमारे डिपार्टमेंट्स में बहुत होता है कि कोई प्रमोशन के आसपास है तो उसके खिलाफ एक बेजा कंप्लेंट डाल दी, तो इंक्वायरी चलेगी, तब तक प्रमोशन नहीं होगा, तब तक उसकी सीनियरिटी पे नुकसान आ जाएगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है ये। तो ये चीजें भी बहुत होती है। तो इसलिए कोई भी जिसको भी कंप्लेन करना है वो अपना नाम, अपनी पहचान सुनिश्चित करेगा, वहां सामने बताएगा कि वो कौन है और क्यों कर रहा है ये कंप्लेन। यानी उसकी जो आइडेंटिटी है उसको बतानी पड़ेगी। अब ये जिम्मेदारी अथॉरिटी की है कि वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसको डिस्क्लोज ना करें, किसी को डिस्क्लोज नहीं करें। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने सवाल जो हैं वो पूछें, और किससे पूछना चाहते हैं वो बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम विपिन है और मेरा सवाल भरतदीप सर से है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आइडेंटिटी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जब हम किसी के खिलाफ अगर कोई याचिका दायर करते हैं या फिर किसी के खिलाफ अगर हम कुछ जानकारी चाहते हैं, तो इसी के संदर्भ में अगर हम ये चीज़ मान लें कि उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, और फिर भी अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो रही है, और क्योंकि जो CVC है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही कंट्रोल होती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो इस लूप होल से बचने के लिए क्या किया जाए? इस लूप होल से बचने के लिए डायरेक्ट उसमें पनिशमेंट बताई गई है चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में उसकी पनिशमेंट है, अगर पता चल जाता है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी है CWC से ही, CVC से ही अगर पता चल जाता है, तो उसके लिए उसको 3 साल की सज़ा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इस लूप होल से बचने के लिए तो ऐसा कुछ अलग से है नहीं, लेकिन आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताती हैं एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको अपने राइट्स हैं, आपके अपनी ड्यूटीज़ हैं, आपको बताना है
कि ऐसे ऐसे करप्शन हुई जा रही है। लूप होल्स तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज तो पेनल्टीज उसमें एन्यूमरेटेड हैं ऑलरेडी। यानी इंतजाम उसमें किया गया है, देखा जाए तो प्रावधान उसमें है। अब अगर उससे आगे बढ़ना है तो उससे आगे और जो प्रावधान है उनके ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। अगली तरफ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, अगला क्वेश्चन किसका है? मैं शैलेंद्र पवैया सर, मेरा सवाल अनीस सर से है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि करप्शन एक मेंटेलिटी बन चुका है सर, कि सर करप्शन को लोग अनऑफिशियली एक्सेप्टेड मानते हैं सर। ये अपनी कंट्री में एक लेवल ऐसा भी है जहाँ पर लोग इसे गलत ही नहीं मानते सर। तो सर क्या ये एक्ट जो लाया गया है या फिर आगे कोई ऐसा एक्ट लाया जाएगा जिसके थ्रू लोगों की मेंटेलिटी में भी चेंज लाया जाए सर? ये आगे की बात कर रहे हैं कि अब इन हाँ, इन नहीं, कानून बहुत के साथ अच्छा- साथ आगे बहुत- क्या कुछ होना है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, पहले तो इस इकलौते कानून से फर्क नहीं पड़ेगा। ये इकलौता कानून ना भ्रष्टाचार को उन्मूलन कर सकता है, ना ख़त्म कर सकता है, ना कोई अवेयरनेस ला सकता है। ये कानून है, साथ में आपके राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून है, साथ में आपका कुछ कुछ जगह पे लोकपाल लाया गया है, लोकायुक्त का कानून है। जी, हाँ, इन सबको साथ में लेके एक मजबूत कानून तो बन सकता है। हमारा लॉ जो है, इंडियन पिनल कोड है, या आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, या पीएमएलए है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सब करप्शन रोकने के लिए कानून है, वाइट कॉलर क्राइम्स को रोकने के लिए कानून है। लेकिन कानून से मेंटालिटी नहीं बदलेगी, वो खुद बदलनी होगी। वो खुद बदलनी होगी। कानून का डर हो सकता है, कानून का डर हो सकता है कि आप उसकी वजह से गलत काम ना करें, लेकिन आपने जो मान दिया है कि हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ की कॉपी निकालनी है तो 50 रुपये तो हाथ में थमाने पड़ेंगे, तो ये हमारी आपकी सोच से ही बदल सकता है, और कोई कानून इसे नहीं बदल सकता। ये समाज से ही आ सकती है ये बात। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इन तमाम कानून को मिलाकर के कोई अलग कानून बना दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अभी इस कानून में क्या कुछ और बदलाव की ज़रूरत है, या इसे और ज़्यादा कड़ा करने की ज़रूरत है, या कुछ और प्रावधान इसमें लाए जाएं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स में जो विसल ब्लोअर कानून है, वो एक तरह से हमारे लिए एक मॉडल कानून बन सकते हैं। जैसे हमारे में सिर्फ ये है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट पब्लिक फंक्शन में, और ये वहाँ पे इस बहुत वाइड है, एनवायरनमेंट से लेके हर चीज़ में है। दूसरा ड्रग कंट्रोल में है, ख़ास करके क्योंकि अभी घटनाएं हुई हैं, कुछ दवाओं की वजह से लोग मरे हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। तो इन सब चीज़ों में वहाँ पे इसका विसल ब्लोअर का कानून है। दायरा आप बता रहे हैं काफी दायरा वसी है बहुत इसका। बड़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिवॉर्ड का मैकेनिज्म है। तो अगर मान लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, वहाँ एनोनिमस कंप्लेन भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने अपनी डिस्क्लोज की हुई है आइडेंटिटी, तो अगर वो कंप्लेन की गई, वो कंप्लेन सही मानी गई, तो जो विसल ब्लोअर है उसको 10 से 15% IRS की तरफ से, और एक और कोई डैन लॉक स्कीम है जिसके तहत 10 to 30% जो अमाउंट है, इनाम भी मिल रहा है। इनाम मिल रहा है। यानी जो सैंक्शन लग रहा है उसका 30% तक अमाउंट मिल रहा है, कोई अपर लिमिट नहीं है। तो वो करोड़ों डॉलर्स तक में हो सकती है, कोई अपर लिमिट नहीं, बल्कि ऐसा हुआ भी है। हमारे वहाँ ये रिवॉर्ड की स्कीम नहीं, सिवाय सेबी के। सेबी 1 करोड़ तक का इनाम दे सकता है, लेकिन वो अपने डिस्क्रिप्शन पे दे सकता है, वो हक नहीं है आपका, वहाँ पे हक है। तीसरा, यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है, डिपार्टमेंट वाली या वो सब, तो वो जनरली आपके सुपीरियर ऑफिसर्स, आपके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, तो आप थोड़ा झिझकेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन पार्शियल होने के चांसेस हैं, प्रेजुडिस होने के चांसेस हैं। वहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे भी। जी। एक और मुद्दा है, पहले जो कानून बना था उसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ऊपर सुपरसीड करता था ये कानून। जी। फिर इसका अमेंडमेंट हो गया 2015 में। अब आरटीआई में जैसे 9-10 क्राइटेरिया हैं कि जिन पे इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। जी। आरटीआई में वो समझ में आता है कि वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जा पब्लिक रही डोमेन है। में नहीं जानी चाहिए। या- कुछ इन्फॉर्मेशन हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। और अभी भी इसमें भी पहले भी 2014 में भी था कि देश की संप्रभुता से, सॉवरेनिटी, उनके खिलाफ नहीं, वो सही बात है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से बड़ा क्या है। लेकिन यहां पे क्या मसला हुआ कि इन्होंने जो ये वाला कानून था इसको भी आरटीआई के तहत लिया। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज नहीं हो रही थी, सीवीसी को डिस्क्लोज हो रही थी। ये तो अथॉरिटी के पास हाँ। जा रही है और अथॉरिटी उसको चेक आउट करेगी। कोई यहाँ जी, पब्लिक में कुछ नहीं जा रहा है। जी, तो ये थोड़ा सा डाइल्यूशन हो गया है कानून का। कानून में जो दांत था उसको और कमजोर कर दिया गया है। तो हमें अगर सही में करप्शन के खिलाफ लड़ना है
और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जैसे कि हमारी एक मेंटालिटी है, हम मान चुके मेंटेलिटी हैं को भी कि- ठीक करना है, और दूसरा हाँ। जो कंप्लेंट के लिए आ रहा है मैदान में, जो आवाज उठा रहा है, उसको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना है, उसको कहीं ना कहीं उसको रिवार्ड से भी जोड़ना है। रिवॉर्ड भी जोड़ना है। तभी किसी भाई कौन इतना इंस्पायर्ड है कि सिर्फ इसलिए अपनी जान सांसत में डाल देगा या खतरे में डाल देगा कि कुछ शायद देश का भला हो जाए। या तो आप वो किसी का नुकसान करने के लिए आगे बढ़ा है या अपना फायदे के लिए बढ़ा है, तो आप फायदा दे दीजिए, फायदे में कोई क्योंकि देश का कोई भला हो रहा है। नुकसान नहीं है जब हाँ, तक देश का भला देश हो का रहा भला। है। बिल्कुल, आपने जी, मैं आपका एक reaction ब्राइब दूंगा। देना और लेना दोनों ही गैर कानूनी है जी। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ही यहाँ से है कि अगर हम ब्राइब ही नहीं देंगे और राइटली काम करेंगे तो नेचुरली ब्राइब लेगा भी नहीं, और इसी तरीके से उसको कानून को फॉर्मुलेट किया जाएगा। लेकिन इस कानून के अंदर जैसे कहा अनस जी ने कि और भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करनी बिल्कुल होनी चाहिए। आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि अभी अथॉरिटी के पास जो पावर्स हैं, अगर अथॉरिटी के फैसले से जो कंप्लेनर है उसको मुतमईन नहीं होता, उसको इत्मीनान नहीं होता, तो क्या वो अदालत का रुख कर सकता है, जा बिल्कुल सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सर ने जैसे बताया सेक्शन 20 बताता है एक्ट के अकॉर्डिंगली अपील कर सकते हैं आप अपने हाई कोर्ट में। जिस जुरिडिक्शन में, जिस स्टेट में आपने ये एक्ट को अप्लाई करा है, आपने कंप्लेंट करी है, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है आप, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं उसी कंसर्न स्टेट में। यानी आगे भी आप जा सकते हैं उसको बिल्कुल लेकर के, जो एक लीगल प्रोसेस रहता है पूरा। अगले सवाल की तरफ पड़ेगी। नमस्ते, मैं माधव और मेरा सवाल अनीश सर से है। सर, क्या कोई ऐसी अथॉरिटी भारत में है जो इस कानून के दायरे से बाहर है, जिसमें हम केस नहीं कर सकते इस कानून के दायरे में रहकर? इसके दायरे की बात हो रही है कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिनके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं कंप्लेंट लेकर के? देखिए, अथॉरिटीज़ की बात नहीं है। ये जब कानून आया था तब प्रधानमंत्री तक इसके दायरे में थे, आज भी इसके दायरे में है। लेकिन अब वो जो 10 क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, जो अमेंडमेंट 2015 के अमेंडमेंट में आया कि इन चीज़ों की जानकारियाँ नहीं ली जा सकती हैं, जिसमें प्राइवेसी का इशू भी है, जिसमें IPR के इश्यूज़ भी हैं, जिसमें कैबिनेट की मीटिंग्स के भी इश्यूज़ हैं। तो कई चीज़ों को की जो हद है उसको बांध दी गई है, महदूद कर दिया गया है इसकी लिमिट से। तो अथॉरिटी नहीं, लेकिन हाँ कई सवाल हैं जो नहीं किए जा सकते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं लिए जा सकते हैं, कई इंफॉर्मेशन है जो नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह से इसकी हद जो है थोड़ी सी बांध दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, किसका सवाल है? नमस्कार सर, मैं अदिति सिंह। मेरा क्वेश्चन भरतदीप सर से है। सर, जैसा हम चाहते हैं कि विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट किसी भी विसल ब्लोवर के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता है। सर, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पे केस फाइल हो रही है सर और उस पर सुनवाई नहीं की जा रही है, उसे कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है क्योंकि वो पब्लिक पे अपने क्वेश्चन को नहीं रख सकता है, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। सर, इन सब चीज़ों के लिए क्या प्राविधान है कि उसकी कंप्लेंट को सुनवाई की जा रही है? उसकी कंप्लेंट सुनी जाए ज़रूर। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन वो कंप्लेंट दबी जा रही है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। मैंने बताया कि चैप्टर 5 में बता रखा है कि एक कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास 3 महीने का टाइम है। उसमें प्रावधान में क्लियरली बताया गया है 3 महीने में अगर वो आप सेटिस्फाई नहीं होते, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपील करें। वहाँ से भी आपके पास ऑप्शन, अगर वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं करते तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो स्टेट विजिलेंस होता है और एक सेंट्रल विजिलेंस होता है। तो जैसे भी आप अगर पब्लिक अथॉरिटी के पास कर रहे हैं और वो स्टेट विजिलेंस में अगर वहाँ से नहीं आ रहा तो नेचुरली वो ऊपर जाएगा, फिर सेंट्रल विजिलेंस के पास जाएगा। सेंट्रल विजिलेंस में आप कंप्लेंट करें कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं बात सेंट्रल विजिलेंस तक आएगी, फिर नहीं आएगी वहाँ से तो फिर अपील में है ही हमारे पास। अपील में हम डाल सकते हैं कि अभी तक ये एक्शन हुआ नहीं गया, एज पर लॉ इसको इतने टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म करना था, तो आप इसको देखें। यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया जो है वो उसके अंदर मौजूद है आपके लिए कि आप एक के बाद एक अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं अपनी शिकायत लेकर के, अगर उसका निपटारा नहीं हो रहा है। अब अगर आज की इस पेशकश को अब हम आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं, लोगों के लिए कितना ज़रूरी है इस कानून को जानना और इस कानून के तहत फ़ायदा हासिल करना? अनस जी, आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ये कानून बहुत शहादतों के बाद आया है, बहुत खून बहा है, इस पे बहुत विचार हुआ है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है। फिर ये कानून हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है उससे गायब हो गया। हम लोग भूल गए हैं कि हमारे पास देश में करप्शन को उजागर करने के लिए एक इतना मजबूत कानून है। तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका इस्तेमाल करना, जहाँ जहाँ आवाज़ उठाई जा सके।
क्योंकि देखिए जो करप्शन है वो आपका हमारा ही रिसोर्स लिया जा रहा है। आपको देश से मोहब्बत हो ना हो, आपको खुद से होनी चाहिए। तो आपका और मेरा रिसोर्स ही लिया जा रहा है, आपका और मेरा हक ही मारा जा रहा है। तो उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये एक आपके ऊपर ड्यूटी है। आपके पास जैसे अधिकार हैं वैसे ही आपके साथ ड्यूटीज़ भी हैं। तो इस ड्यूटी को आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जानना बहुत ज़रूरी है, और जानने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए आज की ये पेशकश आप लोगों के लिए खास थी, ताकि आप इस कानून के बारे में जान सकें। और कहीं भी अगर सरकारी धन का गलत इस्तेमाल हो रहा है या किसी भी महकमे में आपको कोई बदउनवानी नज़र आ रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस पेशकश से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। मैं तमाम बच्चों का और अपने दोनों एक्सपर्ट्स का, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज की इस पेशकश में हिस्सा लिया। नाजरीन, आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे और फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।